हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू एमसीक्यू सीरीज ऑफ फंडामेंटल। क्या आप भी शुरुआत से ही नर्सिंग स्टाफ या फिर नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपको एमसीक्यू चाहिए तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। तो सबसे पहले आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए एनक्लेक्स, टारगेट हाई और पीआर यादव और अपने सिलेबस पे ध्यान देना होगा और उससे एमसीक्यू निकालना होगा। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है और आपको अपने समय को बचाना है। और इस जर्नी को आसान बनाने के लिए ही मैं एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए लाई हूँ। और हाँ, देखिए दोस्त, इस नॉर्सेट प्रिपरेशन में फंडामेंटल का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आप बिना कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और टाइम बिना वेस्ट करते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सीरीज ऑफ फंडामेंटल में आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पायरेशन। तो देखिए, रेस्पायरेशन जो है क्या है उसको पहले समझेंगे। और अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं एमसीक्यू सीरीज का तो आप प्लीज़ देखिए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए इतना हेल्पफुल है। उसमें मैं इतना मेहनत करके आपके लिए अच्छे एकदम से एमसीक्यू लाई हूँ। और आप नहीं हो अगर ट्रस्ट तो आप आपके पास जो भी बुक हो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे टारगेट ये सब हो गया, उससे मिला के देखिएगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, उसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो वो आप सीरीज़ को देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, पहले रेस्पायरेशन, आज का जो टॉपिक है वाइटल साइन का, उसमें रेस्पायरेशन क्या है और उसका टर्मिनोलॉजी क्या है, एबनॉर्मलिटी ऑफ रेस्पायरेशन, ये सब देख लेंगे। इसके बाद एमसीक्यू करेंगे। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में रेस्पायरेशन पहले क्या है। तो रेस्पायरेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड ब्लड। बोल रहा है कि रेस्पायरेशन जो है, ऐसे भी आपको पता होगा रेस्पायरेशन क्या है। तो एक प्रोसेस है जिसमें गैस का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे टिश्यू से है वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं और एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में आते हैं, इसके बाद टिश्यू में जाते हैं। और इसके मैकेनिज्म भी आपको पता होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो प्रेशर और जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे काम करता है हमारे लंग्स में। जब प्रेशर कम होते हैं तब और वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं तब जो है एयर इंटर करता है लंग्स में। एंड अगर यही प्रेशर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है, लंग्स में वॉल्यूम कम हो जाता है, तो जो है वो CO2 एटमॉस्फेयर में जाता है। और ऐसा इस प्रकार जो मैकेनिज्म है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल हेल्प करते हैं। तो ये सब अगर आप पढ़े हैं जो भी अपने क्लास में तो आपको पता होगा, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दी। एंड नेक्स्ट जो है रेस्पायरेशन मेनली इंक्लूड होता है 3 प्रोसेस। रेस्पायरेशन में मेनली जो है वो 3 प्रोसेस इंक्लूड होता है। फर्स्ट जो है वो वेंटिलेशन। एंड वेंटिलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का हमारे एटमॉस्फेयर से लंग्स में जाना है, टिश्यू में जाना, लंग्स में जाना, एंड लंग्स से CO2 का बाहर आना एटमॉस्फेयर में, उस प्रोसेस को वेंटिलेशन बोलते हैं। एंड डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन जैसे देखिए ये लंग्स है, यहाँ पे कैपिलरी है। तो लंग्स में जो O2 वेंटिलेशन वो प्रोसेस में आया है, O2 ये आएगा यहाँ ब्लड में। एंड जो ब्लड टिश्यू से जो लेके आया है CO2 ब्लड, ये जाएगा लंग्स में। इस प्रक्रिया को कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन समझ गए होंगे। एंड परफ्यूजन क्या है, परफ्यूजन जो है वो ऑक्सीजन का टिश्यू में जाना, इस प्रोसेस को परफ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है प्रोसेस आप समझ गए होंगे, थर्ड है इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। बोल रहा है इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस, आप खुद भी समझ सकते, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें हमें एक ऊर्जा लगता है कि हाँ कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन वही बोल रहा है एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, उसमें जो भी हमारी एनर्जी है वो नहीं लगती, इसीलिए इसको पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी क्या है, तो इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ CO2 इन द एक्सहेल्ड एयर थ्रू आउट द एक्सहेलेशन। जो हम एयर को एक्सहेल करते हैं ना, उसमें CO2 कितना है वो कैप्नोग्राफी एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे मापा जाता है। एक्सहेल एयर में जो भी हम बाहर निकालें उसमें CO2 कितना है। तो ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि कैप्नोग्राफी क्या है। यूपनिया क्या है, तो यूपनिया इज नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न जो हमारा है, जैसे हम अच्छे से सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं
तो वो जो हमारा पैटर्न है उसको यूपनिया बोलते हैं। और आप मेडिकल से हैं तो आपको कोई भी नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न नहीं बोलेगा, इसमें यूपनिया टर्मिनोलॉजी यूज होता है और आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। एंड नेक्स्ट जो हमारा है कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, तो ये 12 to 20 होता है ब्रीथ पर मिनट। एंड अब देखेंगे कि एबनॉर्मलिटी इन रेस्पिरेशन, जैसे हम मेडिकल फील्ड में आए हैं तो ज़्यादातर हम लोग जो भी हमारा एबनॉर्मेलिटी है वही देखते हैं। तो और उसका टर्मिनोलॉजी एक दिया जाता है किसी भी एबनॉर्मेलिटी का, तो ट्रैकीपीनिया क्या है, तो ये जो है रेस्पिरेटरी रेट अगर 20 से ज़्यादा ब्रीथ पर मिनट हो जाएगा तो उसे ट्रैकीपीनिया बोलते हैं। और देखिए नॉर्मल रेट 12 से 20 है, तो अगर 20 से ज़्यादा जा रहा है तो वो तो एक तरह से एबनॉर्मेलिटी हुआ और उस टर्मिनोलॉजी को ट्रैकीपेनिया बोलते हैं। ब्रैडीपेनिया किसको बोलते हैं, तो रेस्पिरेटरी रेट जब 12 से कम हो जाएगा ब्रीथ पर मिनट तो उसे ब्रैडीपेनिया बोलते हैं। अब 12 से 20 तो नॉर्मल था, लेकिन 12 से कम हुआ तो ब्रैडीपेनिया, 20 से ज़्यादा हुआ तो ट्रैकीपेनिया, इसको आप याद ही रखिएगा। एंड डिस्पनिया, ये क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और लेबर्ड ब्रीदिंग, मतलब उसको सांस लेने में जो तकलीफ़ होती है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है। लेबर्ड का मतलब आपको पता भी है, लेबर्ड का मतलब होता है मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है उसको, एकदम से डिफ़िकल्टी हो रही, तो उस टर्मिनोलॉजी को मेडिकल टर्म में डिस्पनिया बोलते हैं। एपनिया किसको बोलते हैं, सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग, 20 सेकेंड के लिए होल्ड हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है ब्रीदिंग, उस टर्मिनोलॉजी को अपनिया बोलते हैं। एकदम से 20 सेकेंड के से ज़्यादा तक या उतना तक एकदम नहीं, मतलब पेशेंट सांस ले पाता है, इस टर्मिनोलॉजी को अपनिया बोलते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन क्या है, तो हाइपर वेंटिलेशन जो है एक रैपिड और डीप ब्रीदिंग है जो कि डैट कैन अकर विथ एंजाइटी एंड पैनिक, इट ऑल्सो कॉल्ड ओवर ब्रीदिंग। देखिए हाइपर वेंटिलेशन क्या है, हाइपर वेंटिलेशन में पेशेंट या फिर कोई भी मतलब जो भी पर्सन हो वो डीप ब्रीदिंग लेता है एकदम से और फास्ट, इसको ओवर ब्रीदिंग भी बोलते हैं। मतलब आप ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको तो वो ओवर ब्रीदिंग हुआ। नॉर्मल से अगर आप ज़्यादा डीप ले रहे हैं, किसी भी चीज़ का नॉर्मल होना अच्छा है, लेकिन आप ज़्यादा अगर ले रहे हैं, एंजाइटी में ऐसा होता है कि एकदम से हमें घबराहट होती है तो हम ज़्यादा सांस लेते हैं। एंड हाइपो वेंटिलेशन, द स्टेट इन विच अ रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ एयर इंटर द एल्वियोलाई इन द लंग्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। हाइपो वेंटिलेशन में क्या होता है, जो हम नॉर्मल जो ब्रीदिंग कर रहे हैं उससे कम अमाउंट में हम एयर लेना स्टार्ट करते हैं, मतलब ये स्लोली जब हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है तो इसे हाइपो वेंटिलेशन कहते हैं। और जब स्लो हो जाएगा तो अब ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी कम जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज होगा लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 जो हमारे टिश्यू से लंग्स में आ रहे हैं, अब सांस ही धीरे धीरे ले रहा है तो वो भी जो है वो मतलब इंक्रीज हो जाएगा हमारे लंग्स में, क्योंकि वो बाहर नहीं आ पा रहा है। तो ये तो हाइपो वेंटिलेशन भी आप नॉर्मल समझ लेंगे। हाइपोक्सिया क्या है, तो हाइपोक्सिया एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू में ऑक्सीजन का कम होना हाइपोक्सिया कहलाता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाइपोक्सिया कंडीशन क्या है, तो टिश्यू में ऑक्सीजन का अमाउंट का कम होना। एंड हाइपोएक्जिमिया क्या है, तो इसमें और इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, 2 बार लिखा गया सॉरी, डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एट्रियल ब्लड में ऑक्सीजन का जो है वो जो अमाउंट है कम होना हाइपोएक्जिमिया कहलाता है। हाइपोक्सिया में टिश्यू में ऑक्सीजन का कम होना, आगे MCQ भी आपको मिलेगा और ऐसा पूछा भी गया है। और रेस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा की पॉइंट क्या है, तो नॉर्मल रेस्पिरेशन इन एडल्ट आपको याद रखना है कि मतलब ऐसे 40 बीट पर मिनट मतलब मान सकते हैं, और 12 to 18 बीट पर मिनट या फिर 20 बीट पर मिनट होता है। और नेक्स्ट है द सीक्वेंस ऑफ वाइटल साइन असेसमेंट इन न्यू बॉर्न इज रेस्पिरेटरी रेट, पल्स एंड टेम्परेचर। देखिए आपसे कोई भी पूछ सकता है कि वाइटल साइन जो है न्यू बॉर्न बेबी में उसका सीक्वेंस कैसे, आप क्या लेंगे पहले, तो जो वाइटल साइन में जो पहले लिया जाता है न्यू बॉर्न में, वो पहले रेस्पिरेटरी रेट लिया जाता है, इसके बाद पल्स, तब टेम्परेचर लिया जाता है।
तो आई होप कि वो सब आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग MCQ देख लेंगे और MCQ पे ही आपको फोकस करना है मेनली, और वो आप अच्छे से पढ़े तो MCQ भी अच्छे से समझ में आएगा। तो बोलता है पेशेंट हैज़ अ रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 36 बीट पर मिनट, यहाँ पे बीट पर मिनट। दिस कंडीशन इज नोन एज, अब देखिए नॉर्मल हम लोग पढ़े थे 20, अब 20 से ज़्यादा हो गया तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग पहले देखे हैं। तो यूपनिया बोलेंगे, नहीं ये तो नॉर्मल मतलब वेल जो अच्छा ब्रीदिंग पैटर्न है उसको बोलते हैं। डिस्पनिया बोलेंगे, ये भी नहीं। ब्रैडिपनिया नहीं। ट्रैकिपनिया, हाँ तो ट्रैकिपनिया में क्या होता है, अगर 20 बीट पर मिनट से रेस्पिरेशन 1 मिनट में ज़्यादा 20 से ज़्यादा ले रहा है तो उसको ट्रैकिपनिया बोलते हैं। और 36 तो 20 से ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे ट्रैकिपनिया। और ये जो है वो नॉरसेट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, सोच सकते हैं आप। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान देने की जरूरत, और इसमें तो मतलब देख सकते हैं आप खुद ही यहाँ कितना मतलब अच्छा क्वेश्चन है, और ध्यान दे तो कोई भी इसको बना सकता है। एंड नेक्स्ट है इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विद अ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज कॉल्ड, मतलब अगर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट से रेस्पिरेशन ब्रीदिंग का जो डेप्थ है वो ज़्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे। और एम्स भोपाल नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है। तो हाइपरपनिया, ब्रैडिपनिया, ऑर्थोपनिया एंड कॉस्मेल ब्रीदिंग। तो इसका राइट आंसर जो होगा हाइपनिया। हाइपरपनिया में क्या होता है कि जो है इंक्रीज होता है ब्रीदिंग का जो भी डेप्थ हो ज़्यादा, मतलब एकदम गहरा सांस लेगा, तो इस टर्मिनोलॉजी को हाइपरपनिया बोलते हैं। एंड नेक्स्ट जो है ग्रेजुअल इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे जो इंक्रीज होता है रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब गहराई से भी ले रहा है और रेट भी उसका ज़्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे। तो हाइपर वेंटिलेशन में हम लोग देखे थे कि इसमें तो फास्ट ब्रीदिंग हो जाता है, मतलब और वो धीरे धीरे नहीं एकदम से लेता है फास्ट ब्रीदिंग। एंड हाइपो वेंटिलेशन में तो इसमें तो स्लो हो जाता है। एंड नेक्स्ट है स्मॉल रेस्पिरेशन एंड डी है चीन स्टॉक। तो देखिए तो ऐसा जो कंडीशन है वो स्मॉल रेस्पिरेशन में होता है, उसमें ना ग्रेजुअल इंक्रीज करता है, मतलब धीरे धीरे रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और ऐसा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होता है जिसमें जो है वो SCO3 और SCO3 का मतलब ज़्यादा होने लगता है। और जब ये होता है ना तो फिर से आप पता नहीं पढ़े होंगे कि नहीं, अगर पढ़े होंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो आपको पता होना चाहिए। और जब ये अगर ज़्यादा लेगा मतलब डीप करके और इंक्रीज कर रहा है तो इस कंडीशन में फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के भी चांसेस हो जाते हैं। और इसमें मतलब इस आपको मेनली ऐसे ये याद रखना है कि ग्रेजुअल धीरे धीरे इंक्रीज करना डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, इसको स्मॉल रेस्पिरेशन बोलते हैं। एंड ये क्या है चाइन स्टॉक जो है वो उसमें क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन जो है एक नॉर्मल पैटर्न में होने लगता है और ये कभी कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी कभी कम हो जाएगा। एंड इसमें एपनिया तक कंडीशन देखने को मिलता है इस कंडीशन में चेन स्टॉक्स में। इसमें मतलब कभी कभी मतलब जो एपनिया आप देखे थे कि 20 सेकेंड तक के लिए जो रेस्पिरेशन है वो होल्ड हो जाता है, तो इस कंडीशन को भी आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है सी। एंड नेक्स्ट जो हमारा वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग्स एंड एयरवे फ्लोइंग मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट इज नोन एज, बोल रहा है कि अगर आप नहीं जानते हैं इस प्रोसेस को क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम जो है वो रिमेन हो जा रहा है, मतलब कितना भी एफर्ट लगा के मैक्सिमम एक्सपायरेटरी कर रहा है फिर भी जो हमारे मतलब आप कितना भी मैक्सिमम आप एक्सपायरेट कर लीजिए, मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो भी आप लंग्स से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़िए फिर भी जो हमारे लंग्स में है रिमेन कुछ वॉल्यूम एयर का रह जाता है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को रेसिड्यूअल वॉल्यूम बोलते हैं जो कि 500 ml होता है, आप इसको याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट जो हमारा है द मोस्ट ऑफ रिलायबल वे टू असेस द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ पैटर्न इज
कि मतलब बोल रहा है कि मोस्ट रिलायबल भरोसेमंद कौन सा वे है रेस्पिरेटरी रेट को असेस करने के लिए पेशेंट में। तो ये है ऑब्जर्व द चेस्ट राइजिंग एंड चेस्ट फॉलिंग, लिसन एंड फील द एयर मूवमेंट, काउंट द रेस्पिरेशन 10 सेकेंड एंड मल्टीप्लाई विथ 6। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। यूज कार्डियक मॉनिटर, ये भी नहीं। राइट जो हमारा आंसर होगा ऑब्जर्व द चेस्ट राइजिंग एंड फॉलिंग। हम लोग वाइटल साइन जब लेते हैं तो हम पल्स लेते रहते हैं और मतलब एक हाथ में घड़ी लेते रहते हैं और तभी जो है वो सिर्फ चेस्ट के मूवमेंट से वो राइज कर रहा है फॉल कर रहा है, उसी समय रेस्पिरेटरी रेट असेस कर लेते हैं। तो ये तो बहुत ही मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ वेंटिलेशन एक्सीडिंग नॉर्मल रेंज इन नोन एज। बोल रहा है कि एक्सीड मतलब ज़्यादा होना होता है कि जो भी वेंटिलेशन है मतलब ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लंग्स में आना और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना, इस प्रक्रिया को वेंटिलेशन बोलते हैं। तो नॉर्मल वेंटिलेशन से अगर ज़्यादा रेंज हो जाए तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो चीन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, इसमें आप देखे थे कि धीरे धीरे बढ़ता है, कभी घटता है, कभी स्टॉप भी हो जाता है, अपनियाक कंडीशन भी हो जाती है। हाइपर वेंटिलेशन, तो हाइपर वेंटिलेशन ही इसका राइट आंसर है। इसी में जो है वो रेट ऑफ जो भी नॉर्मल रेस्पिरेशन है उससे ज़्यादा हो जाता है। मतलब ऐसे भी बोल रहा है कि वेंटिलेशन ज़्यादा हुआ तो हाइपर वेंटिलेशन, तो नॉर्मल है। एंड सी बोल रहा है स्मॉल रेस्पिरेशन, ये तो नहीं होगा। एंड सिगिंग, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा बी। एंड हाइपोक्सीमिया, अगर आप पहले इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़े हैं तो ये आपको पता होगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, मतलब तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, ये तो हाइपोक्सिया कंडीशन को बोला जाता है, तो ये तो राइट आंसर नहीं होगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, राइट आंसर है हमारा ब्लड में ऑक्सीजन की जो अमाउंट है उसको कम होने की प्रोसेस को हाइपोक्सीमिया बोलते हैं, इसको आप याद रखिएगा। एंड ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ म्यूकोसा, तो साइनोसिस की कंडीशन हो जाता है, नॉन एफेक्ट तो होगा ही नहीं। एंड हाइपोक्सिया, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया था। हाइपोक्सिया क्या है, तो हाइपोक्सिया तो आपको अब याद ही हो गया होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू में ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो कम होने के प्रोसेस को हाइपोक्सिया बोलते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ये तो हाइपोक्सीमिया हो गया। एंड ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ म्यूकोसा, साइनोसिस कंडीशन हो गया, नॉन ऑफ नहीं, तो इसका राइट आंसर है हमारा ए। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। और देखिए दोस्त, अभी सब्सक्राइबर जो है वो कम है, तो अभी आप मतलब आपके लिए तो अगर थोड़ा सा भी ये हेल्पफुल है, आपको समझ में आ रहा है और आप ट्रस्ट कीजिए, आप इसको पढ़िए, नॉर्सेट में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फंडामेंटल का वेटेज जिस तरह से ज़्यादा है उसके लिए तो आपको मतलब ये पढ़ने से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड हेल्पफुल है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे ही और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।